हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने वाली हूं। चैप्टर 1 को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। बिल्कुल न्यू सेशन 2024-25 के वीडियोस बना रही हूं मैं, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट हो सके और जल्दी ही हम फिर इनका रिवीजन कर सके। तो बिना देरी किए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हर लेक्चर को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में क्या होता है, कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हम जो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ने के साथ साथ हम सबसे पहले तो देख लेंगे कि आज जो मैं पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ उसमें मैं चैप्टर 2 का क्या क्या चीज़ पढ़ाने वाली हूँ। तो जो चैप्टर 2 है वो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा ये मैं पहले सिलेबस में बता चुकी हूँ। यदि नहीं देखा है तो एक बार बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस देख लेना। इसमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है ना। ये तीन पोर्शन है उसको हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। इसके बाद के जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और इज इंटरेस्टेड टू एक्सपेंडिंग an existing one, an important decision related to the choice of the form of business organization। ये कह रहे हैं कि देखिए, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले के बारे में सोचता है, ठीक है ना, तो उसे पहले ये सोचना होता है कि वो किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, जो क्लास 12th में पढ़ रहा है। अब उसने क्लास 12th में ये सोचा है कि अब मैं आगे जाके कॉमर्स के बाद जो स्टडीज़ करने के बाद मैं बिज़नेस खोलूँगा। ठीक है ना। ये क्लास 12th में उसने सोच लिया है, लेकिन किस चीज़ का बिज़नेस खोलेगा ये अभी उसने नहीं सोचा है। ठीक है। वो सोच रहा है कि मैं पहले अपनी फर्दर स्टडीज़ करूँगा, उसके बाद ही मैं बिज़नेस कौन सा खोलना है उसके बारे में सोचूंगा। तो जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है या बिज़नेस करना होता है तो उसकी प्लानिंग हमें स्टार्ट कर देनी होती है बहुत ही जल्दी। यदि आप ये सोचेंगे कि हम देखेंगे कि क्लास 12 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तो आपके लिए बिजनेस के फॉर्म को चूज करना मुश्किल हो जाता है। तो बिजनेस के बहुत तरीके के फॉर्म होते हैं, मतलब कई तरीकों से बिजनेस होता है। ठीक है। यहाँ पर द मोस्ट अप्रिशिएट फॉर्म ऑफ डिटरमाइन द वेटिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वन ओन रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पर जो इस चैप्टर में बताया गया है, हर तरह के बिजनेस के बारे में बताया गया है, उसके फीचर्स बताए गए हैं, उसके मेरिट एंड लिमिटेशंस को भी बताया गया है। तो हम उसी को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, इन्हें देखिए, नाम को ध्यान से समझ लीजिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पर ये जो 3 पार्ट है ये हम आज पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और ये जो 2 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं पार्ट 2 में। ठीक है। यदि पूरा एक में बता दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर के बारे में। देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को समझ तो लेते हैं पर उनको उनसे एक्सप्लेन करना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता है। इसलिए मैं यहाँ डेफिनेशन के साथ साथ पढ़ाती जाती हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटर इज अ पॉपुलर फॉर्म। ठीक है। सोल प्रोप्राइटर इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेस स्पेशली इन देयर इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का काम है वो सबसे अच्छा काम है जब हम स्टार्टिंग में कोई काम स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, हम सपोज करते हैं एक है बच्चा राम। ठीक है। अब उसने जब ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसने सोचा कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसने ये सोचा कि मैं अकेले ही काम चालू करूँगा, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही अपने बिजनेस का सेटअप बनाऊँगा, मुझे जितने भी डिसीजन लेने हैं मैं अकेले ही लूँगा, किसी का इंटरफेयर मैं नहीं करूँगा। तो जब ये सारे काम राम अकेले करता है तो उसे क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। उसे क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटर। हमेशा ध्यान रखना, सोल का मतलब है अकेला और प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है, सोल का मतलब क्या होता है, अकेला
और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, अकेला ओनर, ठीक है ना। इसे हम बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल हु आर द रिसिपेंट ऑफ द ऑल रिस्क। मतलब ये कह रहे हैं जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो एक अकेला ही व्यक्ति होता है जो क्या करता है, ओन करता है बिजनेस को, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। सारे काम कौन करता है? सोल प्रोप्राइटर, मतलब अकेला वही करता है, ठीक है ना। ये वही बताया है कि सोल का मतलब क्या होता है, ओनली, और प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है, ओनर। तो यहाँ पर जब कोई एक व्यक्ति अकेला कोई बिजनेस करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो किसी भी सोल प्रोप्राइटर को जब बिजनेस का फॉर्मेशन और क्लोजर करना होता है तो देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट द गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला व्यक्ति जब कोई बिजनेस करता है तो ना तो कोई उसे एग्रीमेंट करना पड़ता है, ना किसी तरह की कोई लॉ से परमिशन लेनी पड़ती है। उसका जब मन होता है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, बिजनेस का फॉर्मेशन कर सकता है। बिजनेस को स्टार्ट करने का मतलब बिजनेस का फॉर्मेशन कर सकता है, और जब मन हो वो बिजनेस को क्लोज भी कर सकता है। कभी कभी कुछ स्थिति होती है जिसमें उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। दिस एम्प्लॉयज दैट द ओनरशिप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पेमेंट ऑफ डेप्ट इन केस द एसेट्स ऑफ बिजनेस फॉर नॉट सफिशिएंट टू मीट द डेप्ट, ठीक है ना। अब भैया बहुत अच्छी भी बात है कि अकेला व्यक्ति काम कर रहा है, पर वो क्या करता है, कभी कभी अपने काम को करने के लिए कुछ लोन लेता है। उस लोन को क्या कहते हैं हम? उस लोन को बिजनेस स्टडीज में डेप्ट कहा जाता है। तो वो उस अकेले को ही उस लोन का पेमेंट करना होता है। कभी कभी उस लोन का पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हो सकता है उसके पास इतनी एसेट्स ना हो, ठीक है ना। अब क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी समझ ली, सोल रिस्क बैरियर एंड द प्रॉफिट रिसिपेंट। अब ये जो होता है ये अकेला ही जितनी भी रिस्क है फर्म में, यदि फर्म का सामान नुकसान हो गया या जितनी भी तरीके का जो भी रिस्क, देखिए कोई भी बिजनेस करते हैं तो कई तरह के का रिस्क आता है। फ्लड आ गया, या जैसे आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि कोई बहुत सारे लोग थे जिनने सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू अकेले बिजनेस चालू किया था, वो कोविड आ गया था, तो सारे रिस्क उस अकेले व्यक्ति को ही उठाने पड़े थे, सारा नुकसान। और यदि प्रॉफिट होता है किसी तरीके का तो भी बल्ले बल्ले होती है, वो अकेले व्यक्ति को ही प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल। जितना भी कंट्रोल होता है सोल प्रोप्राइटर का खुद का ही पूरे बिजनेस पर होता है। इसके मेरिट्स क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। अब वो अकेला ही बिजनेस कर रहा है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना है वो अकेले ही ले सकता है, वरना 2 लोग 3 लोग मिलकर करते हैं तो सबकी परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर वो अकेला ही डिसीजन लेता है जिससे क्विक डिसीजन हो जाता है। डायरेक्ट इंसेंटिव। अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली reaps the benefit of his her effort and is he the sole recipient of the all profit। ये कह रहे हैं कि जितना भी इंसेंटिव मिलता है, जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो डायरेक्ट उसी को मिल जाता है, कोई बीच में नहीं रहता है, ठीक है ना। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व टू द वर्किंग फॉर वन सेल्फ। देखो क्या होता है ना, हम कोई काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका प्रॉफिट या बेनिफिट ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। कई बार हम 2-3 लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, 2 लोग कम काम कर रहे होते हैं और हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मन में ये आता है कि यार हमने मेहनत की है तो हमें ही पैसा मिल रहा है। एज ऑफ द फॉर्मेशन एंड क्लोजर। वही है कि इसे फॉर्मेट करना भी ईजी है और क्लोज करना भी ईजी है। अब इसके मेरिट होने के साथ साथ कुछ लिमिटेशन ही होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड हिज पर्सनल सेविंग एंड बोरोइंग फ्रॉम द अदर। जो जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे राम है, ठीक है, यहाँ पर राम का एग्जाम्पल दिया है मैंने। जैसे राम है, उसने शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, अब वो अकेला है, सोल प्रोप्राइटर है, अकेला है, ठीक है। अब अकेले ही उसको पैसा लगाना पड़ेगा, यदि उसके पास ऐसा नहीं है तो अकेले ही उसको लोन लेना पड़ेगा, तो सारे काम वो अकेला करता है, ठीक है ना। और बैंक और जो दूसरी संस्थाएं होती है ना, वो भी अकेले व्यक्ति को लोन देने में थोड़ी सी हिचकिचाती है कि पता नहीं ये चुका पाएगा कि नहीं, इसका बिजनेस सफल हो पाएगा कि नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसके पास बहुत सारी लायबिलिटी होती है। यदि किसी कंडीशन में बिजनेस फेल हो जाता है तो क्या होता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो लेनदार होते हैं, वो बार बार उसे कॉल करते हैं, उसे पैसे के लिए बात बोलते हैं,
तो वो अकेला ही है, दो होते हैं तो एक दूसरे से आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी उस अकेले के ऊपर ही होती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति होता है अकेले काम करता है उसकी जो बिजनेस की लाइफ है वो कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बीमार हो जाए या उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, ऐसी स्थिति में वो बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है ना। लिमिटेड मैनेजेरियल एक्टिविटी, यहाँ पर जो होती है ना, जो मैनेजेरियल एक्टिविटी होती है बहुत लिमिटेड होती है, जैसे परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ये कम होती है कि अकेला व्यक्ति करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। ठीक है ना। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, इसका क्या मतलब है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब यह है कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, देखो लास्ट वाली लाइन में लिखा है हेड ऑफ द फैमिली हु हैव द एल्डेस्ट मेंबर इज कॉल्ड कर्ता। ठीक है ना। एक व्यक्ति है रामचरण, ये है कर्ता। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें इसने क्या किया था, पार्ले जी के सपोज बिस्किट बनाना स्टार्ट किए थे। लेकिन जब उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उसने भी इन्हीं बिस्किट्स को बनाया, इसी में उस बिजनेस को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जेन आई, उसने भी इन्हीं बिस्किट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करके इन्हीं बिस्किट्स को बनाया। तो ये क्या कहलाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब एक जो हेड है, जो हमारा एक पूर्वज है, वो कोई बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस अच्छा सफल चल रहा है, तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसी बिजनेस को आगे बढ़ाती है, तब उसे कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कर्ता कौन होता है, तो जो हेड होता है वो कर्ता कहलाता है। ठीक है। तो ये होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसके फीचर देखते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी आर एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ये रूल है कि कम से कम 2 मेंबर्स उस जो पुराना बिजनेस है उससे जुड़े होने चाहिए। ठीक है ना। तभी वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगा। जो पूर्वजों द्वारा, जो हमारे पुराने लोग हैं उनके द्वारा जो बिजनेस किया गया है, उनसे कम से कम हमारे जो अभी की जनरेशन है उनके 2 मेंबर्स जुड़े होना चाहिए, तभी उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मानते हैं। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप, मतलब इस बिजनेस में किसी तरह के एग्रीमेंट की नीड नहीं होती है। जब आप पैदा होते हैं तभी पता चल जाता है कि आपको अब ये बिजनेस संभालना है। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, वही यहाँ पर स्थिति होती है। ठीक है। लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सपेक्ट द कर्ता इज लिमिटेड, देयर शेयर इज को-पेरेंसी प्रॉपर्टी इज द बिजनेस, दे कर्ता हाउएवर द अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब यदि कर्ता जीवित है, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कर्ता की ही होती है, वही सारे डिसीजन लेता है। जो बाद वाले मेंबर्स हैं सिर्फ बिजनेस को संभालते हैं। जब वो कर्ता को कुछ हो जाता है तो फिर वो एक और नया कर्ता बनता है, फिर वो बिजनेस को संभालता है। ठीक है। कंट्रोल, सारा कंट्रोल किसके पास रहता है? कर्ता के पास रहता है। माइनर मेंबर, यहाँ पर माइनर मेंबर भी बिजनेस में आ सकता है। ठीक है ना। कंटिन्यूटी, ये बिजनेस बार बार चलता जाता है। ठीक है। एक कर्ता की यदि डेथ हो जाती है तो घर का जो बड़ा मेंबर है वो कर्ता बन जाता है। ठीक है। मेरिट क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल, वही बताया कि इसमें इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, क्योंकि जो पावर होती है वो कर्ता के पास होती है, वही डिसीजन लेता है और उसके ऊपर सारा कंट्रोल होता है। कंटिन्यूइंग बिजनेस एग्जिस्टेंस, यहाँ पर हर जनरेशन एक ही बिजनेस को संभालती है और उसी बिजनेस को आगे बढ़ाती रहती है, तभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस उसे कहा जाएगा। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, जो करता है उसके पास ज़्यादा लाइबिलिटी होती है, लेकिन जो अन्य लोग हैं जो फैमिली से जुड़े हुए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके पास लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है ना। उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी, जो करता देगा वही काम करेंगे। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन, देखो जब हमारे घर का ही व्यक्ति हमारे बिजनेस में होता है तो क्या होता है ना, हमें ये भरोसा रहता है कि व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, पैसों का हेरफेर नहीं करेगा। क्योंकि जब बाहर का व्यक्ति कोई हम हायर करते हैं तो हमें थोड़ा डर लगा रहता है कि हम उसे ये जिम्मेदारी देंगे, हो सकता है वो हमारी जॉब छोड़ के चला जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। ठीक है। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, उनके पास कैपिटल ज़्यादा
ज़्यादा नहीं होती, जो पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कैपिटल है वही रखी होती है, उसी को वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता के पास इतनी जिम्मेदारी होती है कि कभी कभी वो फेडअप हो जाता है, कहता है यार सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम लोगों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो यहाँ पर उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, अब कर्ता कभी कभी वो सोचता है कि मैं राजा हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, तो वो क्या होता है कभी कभी जो बाकी मेंबर्स हैं उनके लिए डोमिनेटिंग हो जाता है, ठीक है ना। लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल, अब क्या होता है ना, जब बड़ा बिजनेस होता है, फैमिली बिजनेस होता है, तो कईयों बार ऐसा होता है कि उस बिजनेस के मेंबर्स के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, कम एज से ही वो बिजनेस करने लगते हैं, तो उनके पास वो मैनेजेरियल स्किल्स नहीं होती हैं जो पढ़ाई के थ्रू सीखी जा सकती हैं, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट है पार्टनरशिप, ध्यान से समझिए पार्टनरशिप क्या कह रहा है। इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे राम है, राम अकेला काम कर रहा था, वो सोल बिजनेस कर रहा था। अब उसने सोचा थोड़े दिन बाद कि अरे यार बहुत सारा काम है यहाँ, तो अकेले में तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो उसने एक पार्टनरशिप फर्म को खोलने का सोचा, जिसमें उसने श्याम और मोहन दो लोगों को और ऐड कर दिया, श्याम और मोहन, तो कितने लोग हो गए, 3 पार्टनर हो गए। तो कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर हो गए, 1 2 और 3। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म खोल सकता है। इसमें ये तीनों पार्टनर होंगे, राम, श्याम और मोहन, और या तो हो सकता है कि राम और श्याम सारे डिसीजन ले और जो मोहन है वो सिर्फ एक्टिंग करे, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसने पैसा लगा दिया है। तो राम और श्याम और मोहन तीनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। तो ये फर्म क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। इसमें जितने भी रिस्क होते हैं, जितनी भी आपको पैसा लगाना है, रिस्क हैंडल करना है, प्रॉफिट लेना है, वो सब तीनों इक्वली जो उनका शेयर डिसाइड हुआ है या उसमें लेते हैं। हो सकता है वो तीनों 1:1 में ले लें। जो भी प्रॉफिट हुआ है, 15,000 प्रॉफिट हुआ है, तो तीनों 5,000 5,000 और 5,000 ले लें। हो सकता है इसका रेशो चेंज करके 3:2:1 करें, क्योंकि मोहन ने बोल दिया मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, तो मोहन को 1 ही रेशो देंगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से रेशो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इनके फीचर क्या हैं, फीचर देखो ध्यान से। फॉर्मेशन, द पार्टनरशिप फर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। ये तब होता है, इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर सारी टर्म्स लिखी जाती हैं, सारी कंडीशन लिखी जाती हैं, और किस तरीके का रेशो प्रोवाइड होगा, यदि प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक कागज़ में एग्रीमेंट बनाकर लीगली प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है ना। अब लाइबिलिटी, जो तीनों पार्टनर्स हैं सभी की हर चीज़ में लाइबिलिटी सेम होगी, जो रेशो डिसाइडेड हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगी। जो एसेट्स हैं वो भी तीनों का उस पर अधिकार होगा, प्रॉफिट होगा उस पर भी अधिकार होगा, यदि लॉस होगा तो वो तीनों को मिलकर पूरा करना होगा। रिस्क बरियर, किसी तरह का कोई रिस्क आ गया, हमने कोई सामान बनाया था लेकिन वो सामान ख़राब हो गया, वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया, तो जो पैसा का नुकसान हुआ है वो तीनों अपने एग्रीड रेशो में पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, तीनों ही डिसीजन मेकिंग लेते हैं, अकेला एक व्यक्ति नहीं ले सकता, है ना। अब मेरिट्स क्या है, बैलेंसिंग डिसीजन मेकिंग। पहला मेरिट है बैलेंसिंग डिसीजन मेकिंग। क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति गलत डिसीजन, कभी कभी हो सकता है उसके दिमाग ऐसा चल गया हो कि वो गलत डिसीजन ले ले, तो ये क्या करते हैं, जो बाकी 2 पार्टनर्स हैं वो बैलेंस कर लेते हैं, उसको बता देते हैं कि यार ये डिसीजन गलत हो सकता है। मोर फंड, यदि पैसों की ज़रूरत है तो और पैसों की ज़रूरत कौन पूरी कर सकता है, सभी पार्टनर्स अपने पास से पैसों को इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे फंड अच्छा इकट्ठा होता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क की भी शेयरिंग हो जाती है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। देखो पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर को अपनी चीज़ों की, अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी जानकारी देने की नीड नहीं होती, तो यहाँ पर चीज़ें सीक्रेट भी रहती हैं, ठीक है। अब है लिमिटेशन, यहाँ पर लिमिटेशन भी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, देखो यदि एक पार्टनर ने कहीं से लोन लिया था
और वो पार्टनर कुछ समय बाद कहता है यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं वो लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो बाकी के जो पार्टनर होते हैं उनको वो पैसा चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर हर पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर, हैंस द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द टर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट द लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर हर व्यक्ति द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है, जो पैसा लगाया जाता है वो लिमिटेड लगाया जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कभी कभी पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों को क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश द फाइनेंशियल रिपोर्ट। यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उसको अपने जो बिजनेस कर रहा है उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसे पब्लिकली दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो उससे होता क्या है ना कि लोगों का विश्वास उस पर कम होता है, उन्हें पता ही नहीं रहता इनको प्रॉफिट हो रहा है कि इनको लॉस हो रहा है। लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस 2 बार आ गया है, ठीक है, वही चीज है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ पार्टनर। देखो यहाँ पर हमने क्या एक एग्जांपल लिया था, 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम एंड मोहन, ठीक है। आप सपोज करते हैं ये जो राम है वो एक्टिव पार्टनर है। कैसे एक्टिव पार्टनर है? क्योंकि वो हर चीज़ में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसने कैपिटल भी अच्छी कंट्रीब्यूट की है, जितनी भी मैनेजमेंट है फर्म का उसमें भी अच्छे से काम करता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी वो उसका शेयर रहता है, वो हर काम को करने में आगे रहता है। तो ये कौन हो गया, एक्टिव पार्टनर। देखो हमारे घर में भी होता है ना, कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, हर काम को बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, यार वो तो बड़ा एक्टिव है। इसी तरह से एक्टिव पार्टनर होता है। नेक्स्ट होता है स्लीपिंग और द डॉर्मेंट पार्टनर। ऐसा पार्टनर बस जो नाम का पार्टनर है, उसने बोला ठीक है मुझे पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर लो, सपोज कर रहे हैं ये मोहन है, ये स्लीपिंग पार्टनर है, ये कुछ नहीं करता है, बस इसने बोल दिया कि मुझे जब प्रॉफिट हो या लॉस हो बता देना, मैं उतना पे कर दूंगा। तो ये कौन है, स्लीपिंग पार्टनर है। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का क्या होता है, नाम मात्र का पार्टनर। जब उसे पार्टनरशिप फर्म में एंटर किया जाता है तभी वो बोल देता है कि भैया मैं कोई काम नहीं करूंगा, शुरू में ही बता देता है मैं सिर्फ नॉमिनल पार्टनर हूँ, मेरे नाम से हो सकता है तुम्हें फायदा हो रहा हो इसलिए तो मुझे पार्टनरशिप फर्म में रख लो, लेकिन काम की मुझसे उम्मीद नहीं करना। तो वो कौन होता है, नॉमिनल पार्टनर होता है। एक होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है ना, जो लोगों को बताया नहीं जाता, उसका नाम ओपन नहीं किया जाता और पर वो फर्म का पार्टनर होता है, तो उसे कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट है पार्टनर बाय स्टॉपेल। देखो ये क्या होता है, ये जो व्यक्ति होता है वो हर बात में डिसएग्री होता है, वो कहता है आप जो कह रहे हो वो गलत है, हर चीज़ का प्रतिरोध करता है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपेल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ पार्टनर। पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देखो ड्यूरेशन के हिसाब से यदि हम देखें तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल, ठीक है ना। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग और एंड द एक्टिविटी कैरिड बाय द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये जो एक्टिविटी होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है, मतलब जो पार्टनरशिप होती है, जैसे एक ब्रिज बनाना था, तो ब्रिज बनाने का हमें जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो हम 3 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम 3 लोग मिलकर करेंगे, जैसे ही ब्रिज बन गया वो पार्टनरशिप का एंड हो गया। तो पर्टिकुलर कोई काम करने के लिए जब पार्टनरशिप की जाती है तो उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। और पार्टनरशिप एट विल, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस एट द विल ऑफ पार्टनर, इट कैन कंटिन्यू टू द लॉन्ग टाइम ऑफ द पार्टनर वांट एंड द टर्मिनेट व्हेन द पार्टनर गिव नोटिस। देखो ये विल, एट विल का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार। पार्टनरशिप अपनी इच्छा अनुसार स्टार्ट की जाती है और जब पार्टनर्स का मन पूरा हो जाता है तो वो पार्टनरशिप को एंड कर देते हैं। तो ये ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हो गई है ना। और पार्टनरशिप एट द लाइबिलिटी, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। जनरल पार्टनरशिप, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। द पार्टनर्स एंजॉय द राइट ऑफ द पार्टिसिपेट द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड देयर एक्ट आर द बाइंडिंग ऑफ ईच अदर एज वेल एज द फर्म। यहाँ पर सभी लोग खुशी से पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं और खुशी से ही काम करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, जनरल पार्टनरशिप कहलाती है। लिमिटेड, यहाँ पर क्या होता है ना, जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की बहुत लिमिटेड होती है, एटलीस्ट 1 पार्टनर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी और बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अ पार्टनरशिप डीड इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखो जब भी कोई पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है, कभी ओरल नहीं होती, वो एग्रीमेंट
एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न होता है। जब रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन होती है कि कौन कौन पार्टनर्स होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन्हें कितना रेशो दिया जाएगा, यदि लॉस होता है तो किस तरीके से पूरा किया जाएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ों की बातें पार्टनरशिप डीड में की जाती है। आज यहाँ पर हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे।